नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। मुख्तार अंसारी के खूनी खेल में इस कदर डूबा हुआ था कि वो यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन बैठा था। मुख्तार अंसारी के गुनाहों ने पूरे पूर्वांचल को दहलाया। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से पूर्वांचल में खौफ का अंत हो गया। हत्या से रंगदारी तक हर तरह का संगीन अपराध मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज था। बंदूक के बल पर मुख्तार की दहशत का राज लगातार बढ़ता गया और उसे सबसे खूंखार बनाता गया। लेकिन अब वक्त की सांप सीढ़ी मुख्तार को डस चुकी थी। इस खास रिपोर्ट में माफिया मुख्तार के साम्राज्य की हर कड़ी आपके सामने होगी। अपराध जगत में मुकाम बनाने के बाद अपराधी नेतागिरी का दामन थामते हैं। ये अपराधी किसी पार्टी के साथ होते हैं और फिर विधायक या सांसद बन जाते हैं। ये माफियाओं के माननीय बनने की असलियत है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के अंत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। जुलाई 2018 सुबह 7:30 बजे झांसी जेल उत्तर प्रदेश जिला कारागार झांसी। 8 जुलाई की सुबह झांसी जेल का मेन गेट खुलता है। एक अपराधी को पुलिस वैन में बिठाता है और फिर ये गाड़ी तेज रफ्तार से ग्वालियर हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। करीब 12 घंटे के 500 किलोमीटर सफर के बाद ये पुलिस वैन यूपी के बागपत जेल के बाहर रुकती है। जिस गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत लाया जाता है वो वैन से उतरता है और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। 9 जुलाई 2018 सुबह 6:30 बजे बागपत जेल उत्तर प्रदेश अगले ठीक 11 घंटे बाद जेल की तरह ही सेल से बाहर टहलते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी जाती। जेल में बेहद करीब से उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में बंद दूसरे कैदी सुनील राठी ने की थी, जिसने मर्डर के लिए मुआवजर की पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। बागपत जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या फिल्मी स्क्रिप्टेड कहानी की तरह है। वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर इसी ताक में था कि कब जेल में मुन्ना बजरंगी आता है और कब वो जेल के अंदर ही मुआवजर की मैगजीन मर्डर के लिए खाली करता है। तो वो यहाँ से लेके और ऊपर तक पैसा देते थे, मतलब हज़ारों रुपया उनको दिया। वहाँ उनके लिए मांस मछली दारू सब उनके बैरक में पहुँच जाती थी। और मुख्तार अंसारी के लिए तो ये तक कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि उसने तो वहाँ बैडमिंटन कोर्ट अंदर में बनवा लिया था, जिसमें वो जेलर के साथ और लोगों अधिकारियों के साथ जो पहुँचते थे उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो वो वहाँ पूरे सुख चैन और मतलब यहाँ से ज़्यादा वो अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए अधिकांश जो ऐसे शातिर और बड़े अपराधी थे वो जेल में ही रहते थे और जेल में रहकर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। वहाँ उनकी सारी सुविधाएं वहाँ पर उनको मुहैया होती थी। इस वजह से जेल का राजनीति का अपराधियों से एक नेक्सस रहा है। तो वहाँ वो छुड़ाने में बाहर काम करते थे, जेल में जाके जो जेलर हैं उनको पूरी सुख सुविधाएँ, गद्दे, एसी और ये सब मिलता था। जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की राजनीति है उसमें पुलिस, जेल, राजनीतिक इन सब लोगों का एक मतलब बड़ा मजबूत गठजोड़ है जो अपराधियों से लिंक है और राजनीति उनसे लिंक है। मतलब उनको ये जो चाहे वो जेल में जो उनको प्रश्रय मिलता है, जेल में जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, तो वो क्या अपराधी के बूते पे मिलती हैं, वो राजनीतिक संरक्षण के बूते पे मिलती है। पुलिस का जो संरक्षण उनको मिलता है, जो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जो उनके गवाह होते हैं उनको वो मार देते हैं और उसमें कुछ नहीं होता है, ये राजनीतिक संरक्षण है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण भरपूर अपराधियों को लिए रहा है। ये आशंका बेमानी और अनजानी भी नहीं। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने 10 दिन पहले ही पति को जेल में हत्या की आशंका जता दी थी। अब सवाल उठता है कि मुन्ना बजरंगी कौन था?
मुन्ना बजरंगी के जुर्म की सल्तनत यूपी के पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलती है। उसके जुर्म के दुनिया का रिश्ता यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक था। वो पूर्वांचल के दुरांत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ था। मुख्तार अंसारी की गुंडागर्दी पूरे यूपी में क्या पूरे भारत में फेमस है, लेकिन उसकी गुंडागर्दी इस कदर थी कि अगर उसका काफिला कहीं पर भी रुकता था तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके काफिले के आसपास अपनी गाड़ी भी घुमा दे। और उसका दमखम इतना था, उसका खौफ इतना ज्यादा था कि अगर वो किसी से फिरौती मांगता था तो उस वक्त कोई इनकार नहीं कर सकता था, मतलब ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूपी में पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की अगर नाम भी लिया जाता था तो वहां पर वो डायलॉग आपने सुना होगा कि दूर दूर तक बच्चे डरते थे, कांपते थे, और वैसा ही माहौल जो है वो यूपी में असल में देखने को मिलता था। इसलिए जब मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर स्क्रिप्टेड हत्या हुई तब मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद था। मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी को भी मुन्ना बजरंगी जैसे अंजाम का खौफ सताने लगा। यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार और उसके गैंग की बेनामी संपत्तियों को जमींदोज करने का फैसला लिया। लखनऊ में बेटे की बेनामी संपत्ति को गिराया गया तो मऊ में मुख्तार के संरक्षण में उसके खासम खास रईस कुरैशी के बूचड़ खाने पर बुलडोजर चलाए। इसी तरह गाजीपुर यानी मुख्तार के गढ़ में उसके करीबियों पर शिकंजा कसा गया। देखिए, उस समय तो हाहाकार की स्थिति थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है ये दोनों बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के जमींदोज हो गए हैं और सुपुर्दे खाक हो गए हैं। और इनका पूरा नेटवर्क योगी जी की सरकार ने, उनके पुलिस ने, उनके प्रशासक ने ध्वस्त कर दिया है। और अब इनके गुर्गे जरा सा भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं किसी को आंख दिखाने की, किसी को धमकी देने की। माफिया राज पर बुलडोजर, लखनऊ, मऊ, गाजीपुर। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मुख्तार अंसारी कौन है? कैसे वो पूर्वांचल का सबसे खूंखार अपराधी बना? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? और योगी सरकार का ऑपरेशन मुख्तार क्यों? ये माफिया मुख्तार अंसारी की आखिरी आजाद तस्वीर है। यूपी में मऊ दंगों के दौरान खुली जीप में शहर की सड़कों को रौंदता ये मुख्तार अंसारी। नवंबर 2005, गौडरगांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर 2005, गौडरगांव, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। 29 नवंबर की दोपहरी ढल रही थी और एक एसयूवी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट के विधायक कृष्णानंद राय को लेकर सियारी गांव की तरफ जा रही। ये बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की आखिरी भूल थी। उन्होंने सियारी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया, फिर गनर, ड्राइवर और अपने करीबियों के साथ गांव की ओर जाने लगे। जैसे ही विधायक का काफिला आगे बढ़ा, एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी आई। उससे 7 से 8 लोग निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी। उन्होंने विधायक की गाड़ी पर AK-47 राइफल से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। वारदात को अंजाम देते समय 400 से ज्यादा गोलियां चली। 7 मृतकों के पोस्टमार्टम के जिस्म से 67 गोलियां निकाली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि हमलावर बोल रहे थे कि मारो इससे, अफजाल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय काफी दबंग थे। इलाके में उनके बाहुबल का भी जोर था, लेकिन उनका गुनाह इतना था कि कृष्णानंद राय उस मोहम्मदाबाद सीट से विधायक बने थे जहां अंसारी खानदान की तूती बोलती थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी।
इस हत्याकांड को मुखबरी के नाम पर अंजाम दिया गया। हत्याकांड के दिन कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ कार में नहीं थे। कहा जाता है कि एसटीएफ ने विधायक को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और उसका माफिया राज देश भर में सुर्खियों में बना रहा। इस मामले की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 3 जुलाई 2019 को मुख्तार अंसारी को आरोप मुक्त कर दिया गया। कृष्णानंद राय केस ही वो कड़ी थी जिसमें मुन्ना बजरंगी का नाम देश भर में सुर्खियों में आया। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था, जिसकी हत्या बागपत जेल के अंदर कर दी गई। दूसरी तरफ ये वही गैंग वॉर थी जिसमें मुख्तार और कृष्णानंद राय के करीबी ब्रजेश सिंह की जानी दुश्मनी का क्लाइमेक्स छिपा था। यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज है। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। यूपी पुलिस की अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंद अपराधों को छोड़ दे तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं जिसके आरोप में मुख्तार अंसारी के सिर पर नहीं लगे। मुख्तार का दबदबा बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर जैसे जिलों में है। ये वही इलाका है जहां पर ब्रजेश सिंह की भी तूती बोलती थी। 1980 के दशक में मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। एक यूपी की राजनीति में कह सकें या गुंडागर्दी में कह सकें या एक गैंग की शुरुआत जो है वो उस वक्त मुख्तार अंसारी ने की। 1900 दशक में जब उसने शुरुआत की तो सबसे पहले उसका जो नाम है वो एक गैंग के साथ जुड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे गैंग बदली, ब्रजेश सिंह के साथ उसका नाम जो है वो जुड़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद इन रिश्तों में हम कह सकते हैं एक बड़ा मोड़ आया, एक बदलाव आया, क्योंकि वाराणसी सीट से अगर हम अजय राय की बात करें तो उनके बड़े भाई अवधेश राय जो है उनका जब खून हुआ, उनकी जब हत्या हुई तो उसके बाद जो नाम आता है उसके पीछे मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है। लेकिन ब्रजेश सिंह जो है, ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था अवधेश राय। तो एक कह सकते हैं एक जो ये मोड़ आया कि मतलब पहले एक गैंग के साथ सिर्फ नाम जुड़ रहा है और उसके बाद एक दमखम इतना ज़्यादा बढ़ गया और अपनी हम कह सकते हैं 1991 की समय में कि आप अपनी गैंग जो है वो खुद से ऑपरेट करने लग गए। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि अलग अलग गैंग से पहले मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ता था 1980 के दशक में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका दमखम बढ़ता गया तो ब्रजेश सिंह के करीबियों को मारना, उनकी अगर हम बात करें हत्या के अंदर उसका नाम जो है आना, तो अपनी गैंग जो है वो धीरे धीरे मुख्तार अंसारी ऑपरेट करने लग गया था। देखिए, मुख्तार अंसारी 1985 से क्राइम की दुनिया में आ गया था और इसका दबदबा था। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में जो अदावत थी, उस अदावत की वजह से गैंगवार हुआ करता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी और गाजीपुर में। वो गैंगवार ही सबसे बड़ा सबूत था कि माफियाओं का किस इलाके में कैसा दबदबा है, उसी से वो अपना वर्चस्व बनाया करते थे। देखिए, 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकारों का दौर रहा 2007 तक। ये जो पूरा समय था गठबंधन की सरकारों के दौर का, उसमें माफिया न सिर्फ मुख्तार अंसारी, जितने टाइप के माफिया थे, जहाँ भी जो माफिया था वो मजबूत हुआ, क्योंकि सरकार जो है इंडिपेंडेंट एमएलए या छोटी पार्टियों के एमएलए पे निर्भर हुआ करती थी, उनका बहुमत उन पर डिपेंड करता था। इसलिए ये सरकार की ज़रूरत थी और सरकार का सिस्टम इनके पीछे खड़ा रहता था। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज होते थे, किसी मुकदमे में ठीक से न जांच होती थी, न सबूत जुटाए जाते थे। ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला।
लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। देखिए, वो मुख्तार का वो दौर बहुत ही भयानक था। लोग बेमौत मारे जा रहे थे। जो भी मुख्तार के खिलाफ राजनीतिक रूप से चट्टी चौराहे पे यदि खड़ा होने का प्रयास करता था, बड़ी गाड़ी लेके मूव करता था, 2 लोग 4 लोग, जहां उसके निशाने पे, मुख्तार के निशाने पे कोई भी लड़का आता था तो उसको 2 ही विकल्प होते थे, या तो फाटक में शरण में जाओ या मारे जाओ। बहुत लोग जो स्वाभिमानी लोग थे वो फाटक मतलब जो उसका घर था पुश्तैनी, उसके शरण में नहीं जाते थे और अपना इंडिपेंडेंट राजनीति करना चाहते थे। वो गाजीपुर में 1-2 मर्डर नहीं हुआ, हर गांव में एक प्रोमिनेंट आदमी मारा गया है। चाहे आप मतलब किसी भी गाजीपुर के गांव को ले लें, मोहम्मदाबाद तहसील के ले लें, जमनिया तहसील को ले लें, कासमाबाद ले लें, हर जगह जिसने भी मुख्तार के खिलाफ सर उठाने का प्रयास किया या मुख्तार के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, उसके पास 2 विकल्प थे। या तो मुख्तार के सामने जाके हाथ पैर जोड़ के सरेंडर हो जाओ, राजनीति करो, तुमको भी कुछ पद मिल जाएंगे। यदि तुम इंडिपेंडेंट मुख्तार को छोड़ के कोई राजनीति करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक इलाज था, वो मारा जाता था। दरअसल लड़कपन के दिनों में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने का शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। उसने बैट बॉल से तौबा करके 1985 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार की सुराग से निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम सामने आया। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उसी पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच सरेआम टकराव हुआ। लेकिन इधर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा आपराधिक किरदार बनकर उभरा था, तो उधर उसकी नजर सियासी सरोकार पर भी थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर मऊ से विधायक का चुनाव जीता, लेकिन 2002 में बीजेपी ने मोहम्मदाबाद के कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा, जो सीट 1985 से गाजीपुर के अंसारी परिवार के पास थी। वो 17 बरस बाद कृष्णानंद राय की झोली में चली गई। चुनाव में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी हार गया। कहते हैं कि इस चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की मदद की थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद 2005 में उनकी ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। कहते हैं कि इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अंजाम दिलवाया। देखिए, ऐसा है, ये सही नहीं है कि कृष्णानंद राय के हत्या के कांड के बाद मुख्तार को प्रसिद्धि मिली। हाँ, कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद उसको इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिली। ये मतलब एक जो इसको कहते हैं वो बूम कर गया। उसके पहले वो एज ए माफिया काफ़ी अरसा, पूर्व 80 के दशक में ही जब बनारस और गाजीपुर और पूर्वांचल में गैंग वार शुरू हुआ तो उसने एक गैंग के सहारे वो अपना काफ़ी नेम फेम अर्जित कर चुका था। तो पहली बात यह है कि कृष्णानंद राय के हत्याकांड से वो फिर एक अपना टेरर स्टेट बनाने में सफल रहा। मतलब लोग उसके बाद एकदम से उससे डरने लगे और कृष्णानंद राय हत्याकांड से ही उसको प्रसिद्धि मिली। ब्रजेश सिंह साहिब गैंग का मेंबर था, तो वही माफिया मुख्तार अंसारी मखनू गैंग का मेंबर था। दोनों का गैंग अलग, दोनों की कोई अदावत नहीं। फिर भी आखिर वो क्या वजह रही जिसने दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया?
इस जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं था, लेकिन मुख्तार अंसारी मऊ की सभाओं में कहता था कि कौन कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का हूँ, हिंदू भी मेरे अपने हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक ही आदमी से मेरी अदावत है। अब वो भारी पड़ेगा तो मुझे मार देगा या तो मैं उसे मार दूंगा। मुख्तार का ये इशारा ब्रजेश सिंह की तरफ होता था। बताया जाता है कि मुख्तार के साथी साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने जमीन विवाद के चलते ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी। साधु सिंह मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है और शायद यही वजह थी कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को अपना दुश्मन मान लिया था। उसका ये कहना था कि उसके पिता की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी और साधु सिंह की आपस में कहा जा रहा था कि कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई थी और इसी वजह से वो ये मानने लग गया था ब्रजेश सिंह की उसके पिता की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का ही नाम है। फिर धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बढ़ते हुए नजर आया। ये तब पता चलता है जब आजमगढ़ में 7 लोगों की मौत हो जाती है, एक साथ हत्या कर दी जाती है और उसके पीछे नाम आता है ब्रजेश सिंह का। धीरे धीरे ये लगने लगा कि यूपी में पूर्वांचल, अगर पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के सामने ब्रजेश सिंह, वही ब्रजेश सिंह तो एक समय पर साथ में दोनों गैंग ऑपरेट करते थे, एक दूसरे के साथी माने जाते थे। तो एक वर्चस्व की लड़ाई जो है वो भी शुरू हो चुकी थी और साथ ही ये भी समझने को आपको समझना चाहिए कि जो ये पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र था, यहाँ पर 2 गैंग्स ऑपरेट कर रही थी, एक ब्रजेश सिंह की गैंग और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी। और ये गैंग जो एक समय में एक साथ थी, धीरे धीरे एक दूसरी के साथ एक वर्चस्व की लड़ाई, दुश्मनी आप इसे कह सकते हैं, वो देखने को मिल रही थी। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद तक ब्रजेश सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन जैसे ही गाजीपुर और मऊ का इलाका शुरू होता है तो मुख्तार की तूती बोलने लगी। इस दौरान हमेशा गैंग वॉर की आशंका बनी रहती है और इसमें कई लोगों की जानें भी गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ। उसकी मां और भाई समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 1985 में हत्या का आरोपी बना ब्रजेश सिंह अगले 2 दशक में पूर्वांचल का डॉन बन चुका था। तमाम तरह के मुकदमों में उसका नाम आने लगा, लेकिन उसके सामने मुख्तार अंसारी एक बड़ी रुकावट बनने लगा था। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों गैंग कई बार आमने सामने आए, दोनों तरफ से कई हत्याएं। अब धीरे धीरे ये वर्चस्व की लड़ाई जो है वो और आगे बढ़ते हुए नजर आई। बात करते हैं 1986 की, जब ब्रजेश सिंह जो है वो अस्पताल से भागता है और पुलिस कस्टडी से भागने के बाद उसको ये बात रियलाइज होती है, उसको ये बात महसूस होती है कि अब उसे अपना वर्चस्व रखने के लिए, प्रभुत्व रखने के लिए एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, यानी कि एक और चेहरे की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे उसने तय किया कि क्या अपने ब्रजेश सिंह की अगर हम बात करें तो क्या कोई परिवार से कोई नया चेहरा जो है वो होना चाहिए। फिर इसमें उसकी नज़र में अगर हम बात करें तो उसने कृष्णानंद राय जो है, कृष्णानंद राय को अपनी गैंग के अंदर शामिल किया, उससे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग फैसलों में रखा। अब धीरे धीरे ये जो गैंग्स ऑपरेट कर रही थी ये राजनीति में भी आ रही थी। राजनीति में ये ऐसे आ रही थी कि 1996 में सबसे पहले मुख्तार अंसारी ने जब चुनाव लड़ा विधायकी का, वहां से वो जीत जाता है। फिर वही दूसरी तरफ अगर ब्रजेश सिंह की बात करें तो ब्रजेश सिंह कैसे पीछे रहे, उसने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अगर मुख्तार अंसारी जो है वो अगर राजनीति में कदम रख रहा है, क्योंकि 1996 में उनकी एंट्री जो है वो होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1998 यानी कि 1998 में अगर हम बात करें तो ब्रजेश सिंह के जो उदयभान सिंह जो उनके भाई थे, उनकी भी MLC चुनाव में जब जीत होती है तो उनकी भी एंट्री जो है वो राजनीति में हो जाती है। तो आप देखेंगे कि कैसे एक गैंग जो पहले गैंग ऑपरेट कर रहे थे और साथ साथ गैंग भी ऑपरेट कर रहे थे और वर्चस्व इतना ज्यादा था, इतना दमखम था अपने पूरे एरिया में, अपने क्षेत्र में, कि वो राजनीति के अंदर कदम रखते हुए नजर आए, चाहे वो विधायकी हो या फिर MLC का चुनाव जीतना हो। कृष्णानंद राय की हत्या के 19 साल बाद करीब 61 साल का माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। बांदा में हार्ट अटैक के बाद हुई मौत पर भले ही लाख सवाल उठे, लेकिन जो लोग माफिया मुख्तार अंसारी के कोहराम को शिकार हुए थे, उनके लिए मुख्तार की मौत होली और दिवाली बनकर आई थी। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इसे होली का दिन बताया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या
कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार कुंबे की कुंडली, पत्नी अफशा अंसारी 11 मुकदमे, भाई सिबकतुल्ला अंसारी 3 मुकदमे, भाई अफजाल अंसारी 7 मुकदमे, बेटा अब्बास अंसारी 8 मुकदमे, निखत अंसारी अब्बास की पत्नी 2 मुकदमे। मुख्तार की तरह ही अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है। मुख्तार के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज है। इनमें जानलेवा हमले, शस्त्र अधिनियम के मामलों में वो 2 दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है। हत्या के 1 मुकदमे की CBI जांच चल रही है। हत्या का 1 मुकदमा खत्म कर दिया गया। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है। अब्बास की पत्नी निखत को कुछ समय पहले चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैरकानूनी तरीके से मिलने जाती थी। निखत के खिलाफ चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। परिवार की बिना सहमति के कोई व्यक्ति, परिवार साथ खड़ा रहता है तो उसको मजबूती मिलती है अपराध करने में। और मुख्तार अंसारी, भाई मुख्तार के लड़के पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके भाई अफजाल अंसारी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ये संगठित पत्नी के ऊपर भी उनके आपराधिक वाद दर्ज हैं, उनकी बहू पे आपराधिक वाद दर्ज हैं। तो जो भी ऐसे अपराधी हैं जो बड़े स्तर के माफिया हैं, वो संगठित अपराध करते हैं और सबसे पहले तो परिवार उनके साथ खड़ा होता है, तभी उनका मनोबल बढ़ता है, तो एक के बाद एक अपराध करते हैं। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमले तक को अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, उपद्रवियों ने आगजनी भी की। उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ सूबे के CM बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।